नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा का चुनावी घमासान इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इस बार क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव जीतने की जुगत में हर सियासी दल है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने का दम भर रही है, वहीं विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। अब यहां कांग्रेस की राह में रोड़ा, उसका संगठन में गुटबाजी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन अभी भी उम्मीदवारों को लेकर अब और तब की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा में देरी आखिर क्यों हो रही है, आज चर्चा इसी पर। चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। चर्चा करें कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान में देरी को लेकर। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। आपस में ही उलझोगे तो सामने खड़े टक्कर देने वाले से कैसे निपटोगे? ये सवाल आज हरियाणा कांग्रेस के सामने खड़ा है, क्योंकि पार्टी के सामने बीजेपी तन कर खड़ी है और मौका है लोकसभा चुनाव 2024। दरअसल टिकटों के मामले में प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पिछड़ रही है। बीजेपी ने 10 में से 6 टिकटें 1 महीना 2 दिन पहले और बाकी बची 4 टिकट 23 दिन पहले घोषित कर दी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस है कि एक के बाद एक तारीख, एक के बाद एक मीटिंग, रिजल्ट अभी भी कोई नहीं, इंतजार लंबा हो चला। अभी सुबह शाम बैठकों में लगी हुई है। सुबह किसी को तैयार करते हैं, शाम को वो नाट जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आगे टिकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उनके जो 55 साल का शासन रहा है, उसके ऊपर 10 साल का शासन भारी दिखाई देता है। 4 गुना ज्यादा काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए अब तक स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं। सीईसी की 2 बार बैठक हो चुकी, नई बनी सब कमेटी की बैठक भी हो चुकी, पर फाइनल अब भी कुछ नहीं। हालांकि ज्यादातर नाम तय हो चुके हैं, पर जब तक सामने ना आ जाए तब तक क्या माने। दरअसल इस सब की वजह पार्टी में खेमेबाजी है। पार्टी के बड़े नेता और हाईकमान भी दोनों गुटों के आगे दबाव में हैं, क्योंकि दोनों गुटों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यानी हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अब तक 5 बैठकें, सीईसी की 2 बैठकें और नई बनी सब कमेटी की बैठक भी, पर अभी तक समाधान नहीं निकल सका है। अब आखिरी मोहर राहुल गांधी की लगने के बाद नाम आउट होंगे, पर कांग्रेस की चुनावी गाड़ी बीजेपी की एक्सप्रेस गाड़ी से अभी बहुत पीछे है। एक ये भी कि एसआर गुट के हावी होने से दूसरे गुट के कई टिकट के प्रमुख दावेदार पीछे छूट गए लगते हैं। जो भी हो, चुनाव मजेदार होंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। अब कांग्रेस की आपस में उलझन बीजेपी से मुकाबले को कहीं कमजोर ना कर दे, ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान में देरी कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा ना कर दे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करने जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपना थीम सॉन्ग 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी करती है, उसमें कहती है कि हाथ से बदलेंगे हालात, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के हालात ठीक नहीं लगते, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो पा रहा। देखिए पंकज, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया रिपोर्ट में, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। मेरे को याद है 13 मार्च को बीजेपी ने हरियाणा में 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मनोहर लाल जी का भी नाम था, क्योंकि एक दिन पहले ही उनसे इस्तीफा लिया गया था। तो 13 मार्च की बात करें, आज ये 15 अप्रैल है, 1 महीना 2 दिन हो गए हैं। 1 महीना मतलब आप देखिए, जब चुनाव इतना बड़ा और इतना कड़ा चुनाव हो, और खासतौर पर कांग्रेस जब अभी टेलेंडर है, बीजेपी आगे आगे, कांग्रेस पीछे पीछे है। तैयारियों की बात करें, सारी चीजों को अमली जामा पहनाने की बात करें, दूरगामी सोच की बात करें, टिकटों की बात करें, कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। 1 महीने का फर्क आप देखिए, अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार
नहीं डिक्लेयर किए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने 2 बार में किए, लेकिन कांग्रेस एक बार भी नहीं कर पाई। 9 सीटों के लिए उम्मीदवार तलाशना, बैठकों पर बैठ के, और कांग्रेस से जुड़े सूत्र बता रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी की 1 या 2 बैठक में फैसला हो जाता था, उसके बाद सीईसी उम्मीदवारों का ऐलान करती थी। अब सीईसी इसलिए मजबूर है कि स्क्रीनिंग कमेटी की 5 बैठकें हो चुकी है, 5 बैठकें, कोई नतीजा नहीं निकला। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने जो ज्यादा नाम भेजे हैं वापस आए। 5 बैठकें होने के बाद सीईसी भी हरियाणा को लेकर 2 बार बैठक कर चुके, लेकिन नतीजा नहीं। सब कमेटी बनी, सब कमेटी ने भी कल बैठक हुई थी उसकी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब आज मेरे को थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है, सूत्र बता रहे हैं कि कल 1:30 बजे जूम पर मीटिंग हो रही है। कांग्रेस सीईसी की मीटिंग कल दोपहर को 1:30 बजे हो रही है, और दावा किया जा रहा है कि जो बची हुई सीटें हैं, हरियाणा का भी उसमें जिक्र रहेगा, लेकिन जहां सीटें अभी बची हुई हैं, हमने देखा कल दिल्ली और पंजाब में भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन हरियाणा अभी पेंडिंग चल रहा है। तो कल 1:30 बजे जो जूम से सीईसी की मीटिंग है, संभवतः हरियाणा को लिया जाएगा और कल रात तक नाम ऐलान किया जा सकता है। और नहीं तो सूत्र ये बता रहे हैं, अगर कल नामों का ऐलान नहीं होता तो परसों नवरात्र है, नवरात्र का आखिरी दिन है, परसों रामनवमी के दिन मतलब उम्मीदवार पूरी तरह से घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब तैयारियों में, फैसले लेने में, उम्मीदवार उतारने में, उम्मीदवारों में ऊहापोह की स्थिति है, कैसे तैयारी करें, समय कम रह गए हैं। तो अब 1 आध दिन में मेरे को लगता है कल या परसों तो कांग्रेस ये काम कर देगी। हालांकि बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा मायूसी है कि बीजेपी ने 1 महीना पहले उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, बहुत सारा क्षेत्र कवर कर चुके हैं, जनसभाएं हो रही हैं। मनोहर लाल भी अभी पानीपत में 2 दिन रुकेंगे, करनाल में, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में मतलब प्रचार करें। तो बीजेपी प्रचार में बहुत आगे निकल चुकी है, लोगों से भी मिल रही है, अपनी बात समझा रही है, और जो कल घोषणा पत्र है बीजेपी का उसको भी प्रचारित किया जा रहा है। तो कांग्रेस को तेज दौड़ लगानी पड़ेगी, अगर बीजेपी के नजदीक पहुंचना है तो तेज दौड़ लगानी पड़ेगी और गलतियों से बचना होगा। महेश, जिस जूम का जिक्र कर रहे हैं, जूम बैठक के जरिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की नाम सामने आ सकते हैं, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी कहीं आगे निकल चुकी है, प्रचार प्रसार में भी, अपनी एक्टिविटी में भी, लोगों तक पहुंच बढ़ाने में भी। और शायद अब जो फेस टू फेस बैठकर नाम सामने ना आ पाए, वो सोशल मीडिया या जूम के जरिए, बैठक के जरिए सामने आ सकते हैं। कारण मोटे मोटे तौर पर क्या गुटबाजी कह सकते हैं? विशुद्ध रूप से आप इसका कारण जो माने तो गुटबाजी को ही माने। दरअसल इतना ज्यादा शक्ति प्रदर्शन यहां पर कुछ सीटों को लेकर चल रहा है कि जिसका विवरण शायद गुटबाजी से बाहर आप समझ नहीं सकते। 2-2 की बात कही जा सकती है कि पूरी ताकत यहां एसआरके ग्रुप की तरफ से अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने को लेकर की जा चुकी है, और यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनके अपने पसंदीदा उम्मीदवार टिकट तक पहुंच जाएं। एक सीट जो ऐसी है वो बीच में दोनों ही तरफ से उलझन की स्थिति यहां पर पैदा हुई हिसार सीट को लेकर। दरअसल हिसार सीट पर सीधे राहुल गांधी से मुलाकात कर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने लिए जो है एक अच्छी परिस्थिति वहां पर कायम की, और यहां पर टिकट को लेकर एक कमिटमेंट जो है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, उनसे कमिटमेंट को हासिल किया, और उसी कमिटमेंट के आधार पर यहां पर बीजेपी से इस्तीफा देकर ब्रजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और उसके बाद बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उस कमिटमेंट के बूते यहां पर एक बीच की स्थिति पैदा हो गई, जो कि सीधे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ती थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक पार्टी थे और एसआरके ग्रुप एक पार्टी बने हुए थे। यहां पर अपने अपने तरीके से दोनों ने इंटरप्रिटेशन हिसार सीट को लेकर किया। हिसार सीट का जिक्र करें तो जयप्रकाश को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन जयप्रकाश को टिकट वो दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक विपरीत जो परिस्थिति है यहां पर जेपी के लिए इसलिए हो चुकी है क्योंकि बीरेंद्र सिंह सीधे राहुल गांधी से मुलाकात कर पार्टी में शामिल हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर पार्टी में शामिल हुए थे, और यह भी कहा जा रहा है कि बीरेंद्र सिंह को टिकट का कमिटमेंट उस वक्त दिया गया था, और उसी कमिटमेंट के आधार पर इस वक्त ब्रजेंद्र सिंह इस रेस में हिसार सीट से सबसे ऊपर बने हुए हैं। तो यहां पर एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, खासकर हिसार सीट को लेकर, और बाकी काफी सारी सीटें ऐसी हैं। सिरसा सीट को मैं कह सकता हूं कि कुमार शैलजा लॉक कर दीजिए, और यहां पर रोहतक सीट का जिक्र करें तो मुझे लगता है कि आशा हुड्डा के नाम पर ही यह सीट लॉक की जा सकती है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ओब्लिक आशा हुड्डा
यह सीट आप लॉक कर सकते हैं। सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा का नाम तय हो चुका है, किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन बाकी सीटों पर जो है संशय की स्थिति इस वक्त भी बनी हुई है। अलग अलग शक्ति केंद्र अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यहां अपने लोगों को टिकट दिलवाने की जुगत में लगे हैं और यही सबसे बड़ी उलझन पार्टी के सामने खड़ी है। वीरेंद्र जी, आपके पास आए और पुराने राजनीति के जानकार और पुराने नेता, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, वो भी मान रहे हैं कि ये उम्मीदवारों के नाम में देरी लोगों की पहुंच तक पहुंचने में देरी हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा देर कांग्रेस के उम्मीदवार आने में हो गई। क्योंकि दिल्ली के नामों को लेकर जब मंथन हुआ उस दौर में दिल्ली के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से उदित राज, उन्होंने कहा कि ये गलत है, उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होना चाहिए ताकि उम्मीदवार जनता तक पहुंच पाए और अपनी बातों को रख पाए, समझा पाए, ताकि उसे वोट मिल पाए। लेकिन कांग्रेस में आज भी अब गुटबाजी की बात कर रहे हैं जब चुनाव सर पर है। देखिए, संसदीय क्षेत्र काफी लंबा होता है और मतलब 20 लाख 25 लाख मतदाताओं तक संपर्क करना, वहां तक पहुंच बनाना बहुत कठिन कार्य है। और देखिए, कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही। दुखदाई स्थिति तो ये है कि यहाँ हम जो है कांग्रेस को ये लोग मजबूत कर रहे हैं या अपने को मजबूत कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला या कुमारी शैलजा, ये सब कांग्रेस को मजबूत करने की प्रक्रिया में लगे हैं या अपने आप को मजबूत करने की प्रक्रिया में लगे हैं। तो अब देखिए, केंद्रीय हाईकमान के सामने केंद्रीय चुनाव समिति फैसला नहीं कर पा रही, चाहे कोई भी कारण रहा हो। देखिए, तो मतलब सीटों का तो तय निर्धारण होना ही था। अगर आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या कभी ऐसी स्थिति बनी जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने तय कर दिया, उस पर स्वीकृति की मोहर लग गई और अभी तक जो है इससे कटुता बनती है, इसमें जो है शक्ति प्रदर्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं। और कांग्रेस में अब जब टिकटों का वितरण भी हो जाए, लेकिन जिस तरह वैमनस्य और गुटबाजी जिस तरह रहेगा, शक्ति प्रदर्शन रहेगा, तो ये एक हार जीत के रूप में देखा जाएगा। पार्टी का सामूहिक फैसला नहीं होगा, ये गुटबाजी के रूप में जो है इसको लिया जाएगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि मनोहर लाल जी को जिस तरह केंद्रीय हाईकमान ने आउट किया और उसके बाद जो है नाइट वॉचमैन की भूमिका में नायब सैनी आ गए, तो कांग्रेस को जो है करनाल संसदीय क्षेत्र में भी ऐसी चुनौती देनी है तो मनोहर लाल जी का मुकाबला कर सके। जो नाइट वॉचमैन नायब सैनी, उसका भी मुकाबला करने के लिए वहां प्रत्याशी देना है विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो पार्टी वहां भी स्थिति तय नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी तो कहीं भी स्थिति तय नहीं कर पा रही। अभी तक जो भी 3 नाम लिए जा रहे हैं ये तय हुए हैं, ये कहा जा रहा है, लेकिन अधिकृत घोषणा तो इनकी भी नहीं हुई। तो कांग्रेस में ये स्थिति तो बड़ी दुखदाई है। और मतलब देखिए, संगठन के स्तर पर अभी आपने 9 टिकटों का फैसला करना है, जब विधानसभा चुनाव होंगे तो अपने 90 सीटों का फैसला करना होगा, तब क्या स्थिति होगी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की अंदरूनी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और कांग्रेस में गुटबाजी तो रहनी है। गुटबाजी पहले भी थी, लेकिन केंद्रीय हाईकमान इस तरह का बेबस और निराश, इस तरह का असहाय पहले कभी नहीं देखा गया जिस तरह अभी नेताओं के आगे असहाय दिखाई दिया है। देवेंद्र, जिस तरीके से 3 सीटों पर यह कहा जा रहा है कि नाम तय हो गए, जिसमें रोहतक को लेकर मैं इसने भी जिक्र किया और सिरसा का नाम भी आ रहा है, अंबाला में भी लगभग कांग्रेस की तरफ से फाइनल उम्मीदवार कर लिया गया, बस ऐलान करना बाकी है, ये कहा जा रहा है। ये जो 6 सीटें बाकी इसको छोड़ दें तो इन्हें कैसे देखा जाए? जीटी रोड बेल्ट का जिक्र आप बार बार करते हैं और हरियाणा की सियासत में बड़ा रोल भी है इसका, और इसको लेकर कहां कांग्रेस में पेच फंसा है? कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देरी हो उम्मीदवार में और अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं? देखिए पंकज, 3 नाम जो आप बता रहे हैं वो 3 नाम मेरे को भी है कि कन्फर्म है। शैलजा सिरसा से हैं और वरुण मुलाना या वरुण चौधरी, वो कांग्रेस के विधायक है, फूलचंद मुलाना जो प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे हैं और भूपेंद्र हुड्डा की पसंद भी है। और तीसरा नाम जो है अंबाला और सिरसा और रोहतक दीपेंद्र हुड्डा, ये अनडिस्प्यूटेड है, जिस पर कोई विवाद नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 3 नाम फाइनल है। रह गए 6 नाम। 6 नामों में मैं 3-4 नाम मैं अभी बता सकता हूं जो अभी तक कंफर्म है। मेरे को खबर यह है कि 3-4 नाम अभी तक कंफर्म है, लेकिन अब आखिरी लिस्ट जो है राहुल गांधी के पास जाएगी। राहुल गांधी ने उसको फाइनल करना है, उसके बाद सब कुछ ऐलान हो जाएगा। जैसे करनाल की बात करें, करनाल में भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो नाम आ रहा है वीरेंद्र राठौर, चूंकि राजपूत समाज से आते हैं, बिहार के प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव है, कांग्रेस के पुराने नेता है और राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे हैं। करनाल से वीरेंद्र राठौर का जो परसों सीईसी की 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में शायद ये कहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि राजपूत समाज को साथ लेकर चलना जरूरी है।
राजपूत समाज को नाराज हम नहीं कर सकते। तो वीरेंद्र राठौर का नाम आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से बात निकली है, तो करनाल में हम मानते हैं कि वीरेंद्र राठौर रेस में बने हुए थे, संभवतः उनके नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन बदलाव भी हो सकता है। उसके अलावा श्रुति चौधरी के बारे में सीईसी की बैठक में 2 दिन पहले सोनिया गांधी ने श्रुति चौधरी का नाम लिया कि श्रुति चौधरी को लड़वाना अच्छा रहेगा, अपना ओपिनियन दिया, तो उसको भी हम मान सकते हैं। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप जो पूर्व मंत्री है, हरियाणा के पुराने नेता है, कदावर नेता है, उनके बेटे हैं विजय प्रताप, उनका नाम लगभग फाइनल है। और गुरुग्राम की बात करें तो कैप्टन अजय यादव बार बार हम कहते रहे, कैप्टन अजय यादव लालू यादव के समधी हैं, क्योंकि लालू यादव इंडिया गठबंधन का एक पार्ट है, बड़े नेता है। लालू यादव की बात भी कोई शायद अस्वीकार नहीं कर सकता। तो चूंकि वो जो ओबीसी सेल है कांग्रेस का, उसके नेशनल प्रेसिडेंट है कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव लगातार 6 बार चुनाव जीते। आजकल उनके बेटे राव चिरंजीव रेवाड़ी के कांग्रेस से विधायक है, तो 6 बार चुनाव जीते हैं, मंत्री रहे, और सबसे बड़ी बात उनकी छवि अच्छी रही है कैप्टन अजय यादव की। लालू यादव उनके समधी है और ओबीसी मोर्चा के जो कांग्रेस का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस नाते उनको भी फाइनल माना जा रहा है। सिर्फ एक सोनीपत सीट को लेकर मेरे सूत्रों के हिसाब से सोनीपत सीट पर मामला फंसा हुआ है, अभी पेंडिंग रखी गई है। बाकी 6 जो नाम हम मान रहे हैं कि नहीं है, वो भी मेरे को लगता है वो लगभग फाइनल है। लेकिन अब राहुल गांधी सीईसी की कल जैसे जूम पे मीटिंग हो रही है, अब राहुल गांधी का लास्ट इंटरवेंशन होगा। राहुल गांधी के नोटिस में चूंकि बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले उनको अब शायद लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है, नेता विपक्ष, बड़े नेता या पीएम प्रोजेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस, तो राहुल गांधी के सामने लिस्ट रखी जाएगी। सोनीपत पेंडिंग लिस्ट है, बाकी नाम तय है। और अब मेरे को लगता है कल नहीं तो परसों हर हालत में कांग्रेस के उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। लेकिन सोनीपत पर अभी मामला फंसा हुआ है, जातीय समीकरण की वजह से ये सीट अभी होल्ड पर है। ठीक, महेश आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस की अपनी उलझने हैं, जो कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को जल्द सामने लाने में रुकावट पैदा कर रही है। दूसरी तरफ अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस रिपोर्ट के जरिए हमने सुना इससे पहले कि एक प्रेशर है, एक दबाव है, और उस दबाव को भी हम कारण मान सकते हैं कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, कहीं थोड़ी सी चूक भी हो जाए तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, प्रेशर तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त है, और जिस तरह की परिस्थितियों का सामना इस वक्त इंडिया गठबंधन को करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ये प्रेशर सिर्फ लोकसभा चुनाव का नहीं है। दरअसल ये प्रेशर इस वजह से है कि लोकसभा चुनाव का जो भी परिणाम निकलकर सामने आएगा उसका सीधा असर हरियाणा विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ लोकसभा की 9 सीटें तय नहीं करनी है, बल्कि हरियाणा विधानसभा के लिए भी एक अनुकूल माहौल बनाए रखने की जरूरत यहां पर पार्टी के सामने खड़ी है। किसी भी तरह की कमजोरी सामने ना आए, किसी भी तरह की जो है हार की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि अगर लाखों वोटों से उम्मीदवार अगर हार जाता है लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में हमें अलग अलग सीटों पर देखने को मिला था, और करनाल सीट का जिक्र करें तो यहां पर लाखों वोटों के अंतर से जो है संजय भाटिया यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में उस तरह की कोई भी परिस्थिति पैदा ना हो, मुकाबला हो तो बेहद दिलचस्प और बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिले। वैसे कोशिश ये रहेगी कि हर हाल में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करे, विधानसभा चुनाव में अनुकूल माहौल बना रहे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस वक्त देखना है। और चूंकि अंदर का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो ऐसे में बहुत फूक कर यहां पर कांग्रेस पार्टी को कदम रखने की जरूरत है। लेकिन बहुत ज्यादा कोई करिश्माई यहां पर फैसला कांग्रेस पार्टी ले सकती है, मुझे उस पर भी शक है, क्योंकि अतीत में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके के कमजोर उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में, हरियाणा विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारने का काम कर रही थी। पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र मैं करूं तो यहां पर यह जरूर कहा जाएगा कि मोदी की आंधी थी, लेकिन मोदी की आंधी में भी बेहद कमजोर उम्मीदवार जो है उस वक्त उतारे गए थे। तो ऐसे में यहां पर जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी सामने लेकर आ पाएगी, इस पर अभी तक भी मुझे संशय बना हुआ है। वीरेंद्र जी, मोदी की आंधी का जिक्र, करिश्मे का जिक्र बार बार होता है, और कई ऐसे कांग्रेस के और विपक्ष के उम्मीदवार रहे हैं, उस आंधी में भी उन्होंने जीत हासिल की है। अब वो उम्मीदवार चयन की बात थी या फिर उसकी पॉपुलैरिटी, उसका अपना वोट बैंक और उसकी अपनी पहुंच, और पहुंच तभी हो सकती है जब आप मैदान में उतारोगे। 3-4 नाम जो फाइनल हैं,
क्या यह नहीं किया जा सकता है कि 3-4 नामों को आप सामने रख देते, वो लोग अपनी तैयारी करते और जनता ये जानती कि हाँ 3 नाम सामने आ गए, वो लोग भी अपने प्रचार प्रसार में जुट जाते और पहुंच बढ़ाते, हर क्षेत्र में पहुंचते, उससे आसानी होती। एक सवाल तो ये, और दूसरा ये कि अगर आपकी रणनीति अभी कमजोर है लोकसभा चुनाव में, जहां 9 सीटों का जिक्र हो रहा है क्योंकि एक सीट गठबंधन के हिस्से है, तो 90 सीटों पर आपकी प्लानिंग कैसे होगी? और बीजेपी तो वो 90 पर भी काम शुरू कर चुकी है। देखिए, बिल्कुल, देखिए पंजाब में कुछ सीटों का घोषणा हो गई, इस तरह हरियाणा में भी 3 सीटें अगर आपने तय कर दी तो घोषणा कर सकते थे, ताकि वो 3 सीटों के जो उम्मीदवार हैं वो तो अपने प्रचार में लगते और एक संदेश भी जाता कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब कांग्रेस को ये देखना है कि जो नेताओं की परिक्रमा करने वाले हैं उन लोगों को टिकट देनी है, या जिनका जनाधार है या जिनको जनता चाहती है, तो कांग्रेस में संबंधों के आधार पर टिकट देनी है, क्योंकि अगर वो किसी का रिश्तेदार है या किसी कोई उसका संबंध है हाईकमान से है तो उसके आधार पर टिकट देनी है, या जो जनता में अपनी पैठ रखता है, तो कांग्रेस को इस बात की भी चिंता करनी है। और देखिए, कांग्रेस में अब ये स्थिति बन चुकी है कि कांग्रेस में गुटबाजी तो पहले से ही रहती है, लेकिन हाईकमान का कमजोर होना। अगर आप सर्वे किस लिए करवाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस के संगठन के चुनाव होते हैं तो आप एक मतदान प्रक्रिया को चुनते हैं, तो जब आप संगठन के लिए ऐसे कर सकते हैं तो उम्मीदवारों के चयन के लिए आपने ये प्रक्रिया पहले से क्यों नहीं शुरू की? आपने अगर जब आवेदन मांगे, कुछ लोग तो कह रहे हमने टिकट के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो उनको अब टिकट देने पर उनके नाम पर विचार क्यों? तो एक लोकप्रियता का पैमाना होता है, आप जनता के बीच से उनकी राय ले सकते हैं, कार्यकर्ताओं से राय ले सकते हैं। तो कांग्रेस के पास समय था, लेकिन कांग्रेस ने ये समय गवा दिया। अब जहां तक देखिए 90 विधानसभा सीटें विधानसभा चुनाव के लिए जब होगा तो कांग्रेस के लिए तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए इतने ज्यादा दावेदार नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए तो संभावना भी अधिक अच्छी लग रही है और कांग्रेस के दावेदार भी बहुत ज्यादा है, तब स्थिति और ज्यादा होगी। जिसको टिकट नहीं मिली वो भीतरघात भी कर सकता है, तो वहां कांग्रेस के लिए समस्याएं तो और भी ज्यादा है। और वहां हर कोई अपने अपने जितने बड़े नेता हैं अपने अपने समर्थक को टिकट दिलाने का प्रयास करते हैं, आश्वासन भी देते हैं, तो इसलिए कांग्रेस के लिए तो स्थिति और भी ज्यादा आगे खराब होने वाली है। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सही टिकटों का वितरण नहीं किया तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर तो पड़ना ही है। और जो टिकट के दावेदार हैं उनसे निपटने के लिए पार्टी ने अगर ठोस रणनीति नहीं बनाई, कोई फार्मूला नहीं बनाया, तो एक मापदंड तो तय करना पड़ेगा। टिकट देखिए, लोकसभा चुनाव में तो सभी हारे हुए हैं, कांग्रेस का कोई सांसद तो है नहीं, सभी चुनाव हारे हुए हैं। अब वही लोग दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कुछ अपने परिवार के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस को परिवारवाद से भी बाहर निकलना है। जो कार्यकर्ताओं की आवाज हो, ऐसे लोगों को, और जिनकी जनता में भी छवि हो, ऐसे प्रत्याशी चुनने हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई ना कोई फार्मूला अभी से तय करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम आने में देरी क्यों हो रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार आने में ये देरी का कारण गुटबाजी है या वो प्रेशर पॉलिटिक्स है जो बीजेपी द्वारा बनाई जा रही है, तो विधानसभा चुनाव भी इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं होने वाला है। गुटबाजी को किनारे करना होगा। छोटा सा ब्रेक।